नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, तो आपके साथ में जेपी शर्मा। स्कूली बच्चे महाराणा प्रताप को महान माने या अकबर को, सावरकर को देशभक्त माने या देशद्रोही, हल्दी घाटी में मुगलों की जीत सही माने या राजपूतों की, ये लड़ाई अब बीते दिनों की बात होने वाली है। स्कूली बच्चे अब NCERT पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जिसको ना राज्य सरकारें तय करती हैं ना बदल सकती हैं। सरकार के इस फैसले के बाद इस विवाद पर अब सियासत की गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन विवाद का पानी कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोज लेता है। जिन विषयों के नंबर नहीं जुड़ते उनको पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर भाजपा की तैयारियां चढ़ गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन पुस्तकों के माध्यम से भाजपा सरकार प्रवर्तित योजनाओं का महिमा मंडन किया जा रहा था। तो भाजपा कह रही है कि यह देश की संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने के लिए बच्चों का इन पुस्तकों को पढ़ना और यह विषय वस्तु जानना जरूरी है। तो जो उम्मीद जगी है कि पाठ्यक्रम को लेकर बवाल का आखिरी पाठ लिखा जा चुका है, उस पर संशय के बादल भी हैं। आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। राजस्थान बोर्ड के स्कूलों में अगले साल से लागू होगा NCERT पाठ्यक्रम। NCERT पाठ्यक्रम लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री डोटासरा की घोषणा। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे NCERT का सिलेबस पढ़ेंगे। सरकार का दावा, शिक्षाविदों की कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। उन विषयों को भी पाठ्यक्रम से हटाया गया जिनके नंबर परीक्षा परिणाम में नहीं जुड़ते हैं। मंत्री गोविंद डोटासरा की दलील, इनके जरिए RSS की विचारधारा बच्चों पर थोपी जा रही थी। भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली 4 किताबें बंद। बीजेपी विधायक देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर अफसोस जताया। देवनानी ने कहा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं। देवनानी ने कहा, पूर्व में भी गहलोत सरकार ने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया था। आगे से अब 6 से 12 तक के विद्यालयों में अगले सत्र से लेकर के NCERT सिलेबस चलाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। NCERT सिलेबस जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बहुत उपयोगी होता है। उसकी जो सामग्री होती है, उसकी जो चैप्टर होते हैं, जो सामग्री जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो स्टैंडर्ड की होती है। निश्चित रूप से शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठ करके संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का ध्येय होना चाहिए। पाप किसको कहते हैं, शायद इनको पाप की परिभाषा भी शायद समझनी होगी। जहाँ तक पाठ्यक्रम का है, NCERT भी सदैव परिवर्तन करती रहती है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना एक सतत प्रक्रिया है। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज संयम लोढ़ा साहब हैं। आप विधायक हैं सिरोही से। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज मीणा जी हैं और नारायण सिंह जी हैं। आप शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद के तौर पर यहाँ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, पूरे देश के अधिकांश बच्चे जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, जिसको मानक समझा जा सकता है और कम से कम जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, उसी को अगर हमारे यहाँ के बच्चे भी पढ़ना शुरू करते हैं तो इससे बेहतर पहल क्या हो सकती है? इससे विवाद खत्म होने की उम्मीद थी, विवाद शुरू हो गया। शर्मा साहब, देखिए, ये मैं इस बारे में बड़ा स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि NCERT को पूरे देश में लगभग सभी राज्य स्वीकार कर चुके हैं। राजस्थान में स्वीकार कर रहा है, ये वास्तव में खुशी की बात है। इससे सभी विद्यार्थियों का एक समान एजुकेशन की ओर में ध्यान जाएगा और सबको एक समान अंक प्राप्त हो, सबका एक कंपटीशन में समान रोल हो। ये एक अच्छा मंतव्य है। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने एक निर्णय किया है कि साहब ये, और अपनी इन्होंने दुर्भावना भी साथ में जाहिर की है कि RSS से प्रेरित इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, RSS से प्रेरित किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वर्तमान में राजस्थान में एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो वास्तव अपने हर निर्णय से चीख के कहते हैं कि मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, और उनके हर निर्णय, हर बयान ये बताता है कि वो राजस्थान की शिक्षा का सत्यानाश करने जा रहे हैं। अभी आपने अपने प्रारंभिक बयान में आपने खुद ने बताया कि महाराणा प्रताप के लिए जब उन्होंने कैसा बयान दिया कि महाराणा प्रताप महान थे कि नहीं महान थे, वो पूछ के बताएंगे। वीर सावरकर के लिए वो कहते हैं कि साहब वीर शब्द हटाना पड़ेगा उनको राजस्थान के, हिंदुस्तान के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनसे हमेशा परेशानी रही है। इनको इस बात से दिक्कत है कि केवल और केवल महात्मा गांधी को क्यों पढ़ाया जाए, केवल बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों पढ़ाया जाए, चंद्रशेखर आजाद को क्यों पढ़ाया जाए, गांधी परिवार को क्यों नहीं पढ़ाया जाए। इनको इस बात से दिक्कत है। अब इन्होंने जो नया परिवर्तन किया है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे ये लोग, ये पढ़ाएंगे आजाद भारत में किस प्रकार से हुआ। आजाद भारत का मतलब ये हुआ कि नेहरू जी ने क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। केवल इनका जो सोच है यहीं तक सीमित है।
ये केवल और केवल ये करना चाहते हैं कि राजस्थान के विद्यार्थी जो कभी भविष्य में कंपटीशन में भाग लेंगे उनके दिमाग का कांग्रेसीकरण किस प्रकार से किया जाए, ये इनका मंतव्य मात्र है। पंकज जी, पहली बात तो यहीं समाप्त हो जाती है कायदे से तो कि एनसीईआरटी का जो फैसला किया गया पाठ्यक्रम का, उससे तो आप सहमत हैं, हर कोई सहमत है। दूसरी आपकी आपत्ति है कि जिन पुस्तकों का अभी तक चलन था उन पुस्तकों को रोका जा रहा है, उनमें वो कौन कौन सी विषय वस्तु थी, सामग्री थी जिसको बंद किए जाने पर बच्चों का नुकसान होगा। मुझे थोड़ा सा उदाहरण देकर आप समझा दीजिए। देखिए, बार बार केवल आरएसएस का नाम लेके जनता को डराना, भय पैदा करना और आरएसएस का एक गलत चेहरा सबके सामने लाना, ये कांग्रेस की हमेशा की प्रवृत्ति रही है। मेरा बार बार मैं आपको ये इस ऑब्जेक्शन इस बात के लिए कर रहा हूँ, हाँ। जिसको ये आरएसएस प्रेरित इतिहास बता रहे हैं, हाँ जी, मूल रूप से वो आजाद स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास है। कैसे वे स्वतंत्र आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने अपनी भाग लिया, कैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने कुर्बानी दी, कैसे सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन किए, ये एक स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास है। आप उसको रोकना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आजाद भारत का, आजाद भारत मतलब 1947 के बाद में भारत का क्या इतिहास रहा। देखिए, आजाद भारत का इतिहास पढ़ाया जाए कोई बात नहीं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि स्वतंत्र आंदोलन जो हमेशा कंपटीशंस का मुख्य हिस्सा रहता है। मैं आपको याद दिलाऊं, आईएएस की जो परीक्षा होती है उसके अंदर भी स्वतंत्र आंदोलन का एक पेपर अलग से हुआ करता है, एक पूरा सिलेबस अलग से होता है। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? श्रीमान नेहरू जी ने क्या किया, मैं ठीक है, श्रीमान नेहरू जी ने क्या किया ये पढ़ाना चाहते हैं आप। इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या किया वो पढ़ाना चाहते हैं। मैं साथ में ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप ये भी पढ़ाएंगे कि नेहरू जी की गलत नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ? क्या आप ये भी पढ़ाना चाहेंगे कि नेहरू जी की 370 के जो पूर्वाग्रह थे उसके कारण से पिछले 70 साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक और 42,000 से ज्यादा आम सिविलियंस की वहां मौत हुई? क्या आप ये भी पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से चीन ने भारत पे आक्रमण किया और चीन ने भारत पे आक्रमण करके एक बहुत बड़ी भूभाग हमारे यहाँ कब्जा कर लिया? सेम लोढ़ा साहब, आप बताइए, क्या ये सब भी पढ़ाना चाहिए? अगर ये इनकी इच्छा है कि इनके संगठन के जो इनका मातृ संगठन है इसके बारे में भी पढ़ाया जाए, तो सरकार को बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जुलाई 1947 के अंदर आरएसएस के अखबार ऑब्जर्वर ने तिरंगे झंडे के खिलाफ आर्टिकल लिखा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा था और 25 जनवरी 1950 को आरएसएस के अखबार ऑब्जर्वर में संविधान के खिलाफ आर्टिकल लिखा गया था। और देश भूला नहीं है, इन्होंने पूरी 20वीं सदी में अपने आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 2001 में जब 3 लड़के इनके मुख्यालय पर झंडा फहराने के लिए गए तो इन्होंने उनको जेल भिजवा दिया। उन लड़कों का 12 साल तक ट्रायल चला, 2013 में वो बरी हुए। ये तो अब मजबूरी के अंदर ये तिरंगा झंडा भी फहराने लगे हैं और संविधान की बात करने लगे। इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो गोलवलकर के विचारों को मानते हैं या अंबेडकर को विचारों को मानते हैं। अगर स्पष्ट रूप से कहेंगे तो देश को मालूम पड़ जाएगा यही झूठ फैलाया जा रहा है, यही झूठ फैलाया जा रहा है। 1947 के अंदर ऑब्जर्वर बना ही नहीं था, ऑब्जर्वर छपता ही नहीं था 1947 के अंदर। और आज जो बात आप तो साक्ष्य उपलब्ध है, ये तो प्रमाण उपलब्ध है वर्षों से। और आप बता दीजिए, आपने 2000 तक तिरंगा झंडा सभी आरएसएस के मुख्यालय पर फैलाया हो तो बता दीजिए। जनता को बरकरार आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आप तो अंग्रेजों के एजेंट थे, आप तो अंग्रेजों के एजेंट थे और उनकी गुलामी कर रहे थे। आपका कोई शामिल हुई है, इसलिए आप ये वो देखिए, आप आप क्या नेहरू की बात करते हैं? नेहरू ने तो 10 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे, 10 साल। इनके परिवार का हर सदस्य जेल के अंदर गया है। देश के लिए नेहरू गांधी परिवार ने कुर्बानी दी है, क्या किया है, बलिदान किया है, इसलिए देश को शासन कर रहे हैं। और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और देश कितना भुगतेगा? आपने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, पंकज जी सुनिए, पंकज लोढ़ा साहब, पंकज जी सुनिए, लोढ़ा साहब मुझे बताइए, लोढ़ा साहब मुझे बताइए, आपने कहा कि मजबूरी में इनको झंडा फहराने, तिरंगा ये फहराने लगे, क्या मजबूरी थी इनको क्यों विवश होना पड़ा? इसलिए कि पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनने लग गया कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो इनको मुख्य धारा में आने के लिए तो 54 साल तक नहीं उठाना पड़ा। 54 साल तक वातावरण नहीं बना, 2001 में अचानक बन गया वातावरण। उस वातावरण की वजह से तिरंगा फहराने लगे। ये राज की चाह में इन्होंने परिवर्तन किया। अच्छा। ये आरक्षण का भी हमेशा विरोध करते रहे, जबकि इनको 1999 में राज मिल गया था। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जबकि 1999 में राज मिल गया था इनको। आरएसएस की जब बैठकें हुई, चाहे आज जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ हो, जोधपुर में इनकी बैठक हुई हो, नागपुर में बैठक हुई हो, इन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। लेकिन
सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बोला देश जागृत हो चुका है, 2 साल पहले सिर्फ 2017 वोट के लिए अब ये कहने दूसरी लगे, बात, सरकार हमारी प्राथमिकता ही है। एक मिनट, जब तक जाति व्यवस्था एक दूसरी बात का जवाब और दीजिए। सुनिए पंकज जी सुनिए, अरे छोड़िए ना आरक्षण, आज की जो बात है वो करिए ना। मैं तो इसको एनसीईआरटी के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव बहस चाहता था, लेकिन अब हम जब पुराने मंथन पर आ गए हैं तो फिर मुझे ये समझाइए अरोड़ा साहब कि वीर सावरकर को, आपने कहा नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़हीन लोग थे, हर चीज़ की बारीकी समझते थे, गहराई में जाते थे। इंदिरा गांधी ने 1966 में जब वो मरे तब उनकी तारीफ करी और 1970 में वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया। अगर देशद्रोही था तो क्यों डाक टिकट? हमने कब कहा देशद्रोही है? हम उनका सम्मान करते, हमने कभी नहीं कहा। तमाम बयान जो वीर सावरकर के ऊपर आए हैं, जितनी बहस मुबाई से हुए हैं, उनमें कांग्रेस का साफ साफ बयान आया है, देशद्रोही भगोड़ा आदमी था, अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों से 2 बार माफी मांग ली थी। 2 बार नहीं, माफी तो अनेक बार मांगी है उन्होंने, माफी तो अनेक बार मांगी है। तो जिस आदमी, ये तो फैक्ट है, तो उस निंदनीय व्यक्ति को पेंशन देती, तो लोढ़ा साहब असल में मुझे लगता है कि ये हमारे एक दूसरे, कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार है, एक दूसरे के प्रति जो राजनीतिक घृणा है उसका ये पात्र जो है प्रतीक बन जाते हैं। तो इन्होंने कभी ये प्रतीक बन जाते हैं। आप सावरकर की पूरी लाइफ देखिए, आजादी के बाद लेकिन सवाल को कभी अपना नहीं माना, लेकिन इनके पास इनका कोई आइकॉन नहीं है। अगर सवाल एक को अपने उसके रूप में पेश करते हैं। अगर सवाल कांग्रेस के सावरकर को लेकर गौरवान्वित नहीं होने का है तो पंकज जी इस बात का भी है कि 9वीं 10वीं और 12वीं में आपकी सरकार के समय जो पाठ्यक्रम चलता था उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम भी नहीं था। इतना निंदनीय व्यक्ति तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे ना, देखिए कि उनका नाम ही नहीं हो। नहीं शर्मा साहब, मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल निंदनीय नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। पहले आजादी के आंदोलन में उनका बड़ा रोल था, इसमें किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ना भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार का स्टैंड रहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं कहा। पार्टी का स्टैंड नहीं है सर, पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिया जिसके हिसाब से पाठ्यक्रम बना उसकी बात कर रहा हूँ। शर्मा साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको ऑब्जेक्शन ये था कि पिछले 70 साल से केवल ये पढ़ाया जाता है कि नेहरू जी ने आजादी दिलाई, उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सफेद कबूतर उड़ाए। क्या हिंदुस्तान की आजादी केवल एक व्यक्ति एक परिवार के कारण मिली? क्यों मतलब नेहरू के चरित्र के सामने आप सुभाष चंद्र बोस को ढक देते हैं? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो उन्होंने योगदान दिया उसको आप ढक देते हैं? झगड़ा यहां आता है, आप केवल और केवल एक परिवार का महिमा मंडन करना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान को यह सिखाना चाहते हैं कि केवल एक परिवार ने आजादी दिलाई। आजादी दिलाई, लाखों से आजादी के सिपाहियों ने अपने कुर्बानी दी, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, पर आप केवल एक परिवार के महिमा मंडन करने के चक्कर में उन लाखों लोगों का अपमान करते हैं। इस बात से हमको ऑब्जेक्शन रहा है। नेहरू जी ने कभी कोई गलत किया हो ऐसा हम ना तो भारतीय जनता पार्टी कहता है ना आज कहता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस विवाद को खत्म मान लिया जाए क्या? देखिए जेपी शर्मा जी, सत्ता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, बात सही है कि जब बीजेपी का राज्य में शासन था, देवनानी जी क्योंकि आरएसएस से संबंधित थे और शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने शासनकाल में आरएसएस की संस्था है, एक एनजीओ है विद्या भारती, उसको अधिकार दे दिया था कि आप पाठ्यक्रम में बदलाव कीजिएगा। अब आप, क्योंकि इस तरह की स्थितियां कभी पहले देखने को मिली नहीं कि आप शासन में आने के बाद किसी वर्ग विशेष की संस्था को पाठ्यक्रम बदलने का अधिकार दे दें, और पाठ्यक्रम बदले भी गए। आपने देखा होगा उस जमाने में अकबर मान है कि महाराणा प्रताप महान ने विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो आज देखिए अब सरकार बदली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विवाद हो रहा था उस विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए प्रोफेसर BL शर्मा हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी ने राय प्रकट की कि हम इस विवाद को समाप्त जब कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का कोर्स लागू करते हैं। और आज उस सिफारिश को मानते हुए और मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय हुआ और शिक्षा राज्य मंत्री ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम 2020 और 2021 में 6ठी से 8वीं तक और आपके 9वीं और 11वीं में हम एनसीईआरटी का लागू कर देंगे कोर्स। उसके बाद फिर जब 10वीं और 12वीं में है 2021 और 22 में उसको लागू करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। हाँ जी। तो ये जो बदलाव होने जा रहा है उससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से उस शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपना लेंगे जो कि देश में चलता है, उस पर कोई बुराई नहीं है, अपनाना चाहिए।
और उसके बाद 1 से 5वीं तक का पाठ्यक्रम हम लोकल स्तर पे लागू करेंगे जो पुराना तरह से चल रहा है। हाँ। क्योंकि हम उसको लागू करने के लिए हमको शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। ये तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि आज जो हमने कहा, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि 4 पुस्तकें जो बीजेपी के शासन में लागू कर दी गई थी जिसका उद्देश्य उन बच्चों के हित में नहीं था। अब देखिएगा वो जो आज कह रहे थे कि हम आरएसएस के अनुकरणीय लोगों को, बच्चों को नहीं थोपना चाहते, हम चाहते हैं कि आरएस बने ना। आरएस बनने का मतलब ये नहीं था उनका। अब ये बात कह रहे थे कि 4 जो पुस्तकें लागू करने जा रहे हैं अभी क्योंकि पंकज जी कह रहे थे कि उस चीज़ को लागू करना चाह रहे हैं जो कि चाहिए नहीं। लेकिन देखिएगा जब आरपीएससी का जो बच्चा प्रतियोगिता देता है, हाँ जी। उस वक्त उसके बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से संबंधित आती हैं और राजस्थान से संबंधित यदि 9th क्लास और 6th क्लास से 12th क्लास तक वो राजस्थान की चीज़ें पढ़ेगा जिसकी अंक जुड़ते नहीं है, हाँ। अगर वो सब चीज़ें पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको फायदा तो होगा। हाँ। प्रतियोगिता परीक्षा तो यही देनी है बच्चे को और आने वाले समय में परिवर्तन होगा। अब देखिएगा उन्होंने कहा है कि 9th क्लास में राजस्थान का स्वतंत्रता का आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की किताब लागू करेंगे, 9th क्लास में लागू करेंगे। 10वीं की कक्षा में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति लागू करेंगे और 11वीं में करेंगे आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और प्रथम भाग और फिर द्वितीय भाग। हाँ। ये चीजें लागू करने में आपत्ति पंकज जी क्यों हो रही है आपको? क्योंकि राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसको प्रतियोगिता में काम आएगा। तो इसलिए सरकार का निर्णय जो ठीक है उसका आप भी प्रशंसा कर रहे थे, बात ठीक है, लेकिन आप पंकज जी ने अपनी आशंका जाहिर की ना कि इस बहाने मैंने आजादी के बाद की बात होगी तो नेहरू गांधी परिवार आप देखिएगा इसके लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ये पता नहीं क्या होगा। ये देखिए चारों किताबों का नाम बता दिया मैंने, नाम बता दिया। इसमें आप कैसे कह सकते हो कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी आएंगे, बाकी राजस्थान का इतिहास तो जो है वो आएगा सामने। अब इसकी सार्थकता की बात करते हैं। मुझे समझाइए नारायण सिंह जी, अभी जो सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम है और जो एनसीईआरटी में अब जो पढ़ाया जाएगा, निश्चित तौर पर शिक्षकों को भी उस पर काम करना होगा, लेकिन बहुत सारी जो विसंगतियां हैं वो भी तो समाप्त होंगी। जो बच्चे राजस्थान बोर्ड में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनमें माने या ना माने लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी उनमें होता है। उनको जब अचानक दूसरे बच्चों के साथ बैठना पड़ता है जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो केंद्रीय बोर्ड से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैंने ये भी सुना है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि राजस्थान बोर्ड में मेरिट बहुत हायर जाती है, परसेंटेज बहुत कम बनती है, केंद्रीय बोर्ड में बहुत ज़्यादा बनती है। कारण पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन एक रूपता लाने की दिशा में क्या कितना कारगर होगा ये पहला तो मैं ये समझना चाहूँगा। बहुत संक्षेप में बोलिएगा नारायण सिंह जी। देखिएगा साहब शर्मा जी, ये ऐतिहासिक कदम है सरकार का। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कोर्सेज या सिलेबस लागू होगा पूरे हिंदुस्तान का में हमारे राजस्थान के बच्चे उसमें कंपटीशन में आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे और अपनी सफलता हासिल कर लेंगे। हाँ जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी ये राजनीतिक दलों की जब सरकारें बदलती हैं तो कई कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं ये हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा शिक्षक वर्ग पूरी तरह से इसमें परेशान हो जाता है। हाँ, कल तक तो हमको तो ऑथेंटिक रूप से हम लोगों को तो वो पढ़ाना होता है जो इतिहास है, सही है, या हमको वो पढ़ाना होता है जो 2 और 2 4 होंगे, वो तो हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। हाँ, लेकिन अब इनकी राजनीति की उसके कारण कई बार परेशानियां खड़ी हो जाती है। वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी ने ये जो आज का फैसला किया है, हाँ जी, ये पूरे विवाद को खत्म कर देगा। ठीक है, नहीं पूरा विवाद तो खत्म नहीं होगा, इसको लेकर बहुत बड़ी आशंका है। खत्म होना है सर, आपको गौतम शर्मा ये हो जाएगा, मैं ब्रॉडर टर्म में बात कर रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, आज सोशल मीडिया पर इतना कुछ वायरल हो रहा है, मैं मानकीकरण की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। इस बात को बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आज इतनी सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए फैलती हैं कि उनमें से सही क्या है और गलत क्या है, उसके लिए मीडिया को आगे आना पड़ता है। वायरल सच और ये गलत है, ये सही है, इसका हमने चेक किया, इसकी पड़ताल की, वो ढूंढना। आज जब वो घटनाएं हो रही हैं, इसी युग में, इसी दौर में, उनको सही और गलत देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज से 100 साल बाद क्या बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी नहीं हो जाएगी? 100 साल से मेरा मतलब आने वाले समय में जब हम पुराना इतिहास खंगालने बैठेंगे तो ये तो अकबर महान और महाराणा प्रताप महान से बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है अगर हमने मानकीकरण में कोई सही व्यवस्था अभी कायम नहीं कर दी तो। श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चे को आप बरगला नहीं सकते, आप इतिहास को झुटला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके सामने बता देगा, गूगल वाले को गूगल में डालेगा और सब असली चीज़ को सामने लाके खड़ा कर देगा। इसलिए आपको इतिहास को तो सच्चाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को सही चीज़ों को शिक्षा दीजिएगा। जीवन परिवर्तन है, जीवन में आने वाला समय, क्योंकि आईटी का युग है और आपके सामने सब कुछ सामने है। गूगल पे आप कोई इतिहास कोई पन्ने को पलटने के बजाय आप 5 मिनट में सब कुछ दे देंगे।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार ने परिवर्तन का युग को अपनाया है और आने वाले समय में कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बने, तो इस शिक्षा के पद्धति को छेड़े नहीं। अब एनसीईआरटी तो पूरे देश में लागू है, इसलिए आप अपने तरीके से शिक्षा के परिवर्तन ना करें, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़े, उनके शिक्षक किस प्रकार से उन बच्चों को कैसे पढ़ाए और किस तरह से आईटी का युग को अपनाते हुए एक प्रगतिशील शिक्षा को बच्चे को एक आने वाला जो चुनौती है उसके सामने, क्योंकि आप बच्चा ये तो है नहीं कि आप जो पढ़ा दोगे और उसी के आधार पर आगे बढ़ जाएगा। आने वाला युग निश्चित रूप से जो भविष्य है देश का, उसको सुधारने के लिए यदि सही तरीके के उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान भी देश का एक पार्ट है और वो उसके अनुरूप चल पाएगा, चाहे सरकार किसी की भी रहे। सरकार को के अनुरूप शिक्षा में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक बात जो है। पीछे हुआ और इसमें वो गलत है। एनसीईआरटी वाला इसका मुझे लगता है इस विवाद के बाद कि ये भी अधूरा इलाज है। इसके बाद ये भी देखना होगा कि कुछ अलग से जोड़ दिया जाए, कुछ अलग से सरकार बदलने पर उसको हटा दिया जाए, कुछ और जोड़ दिया जाए। इसको लेकर के भी कुछ ना कुछ करना होगा, एड्रेस करना होगा। इसे बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।